हेलो दोस्तों पुराने समय की बात है। अमनपुर के राजा चंद्रवीर सिंह जंगल से शिकार खेलकर लौट रहे थे कि अमनपुर की ही 4 नगर वधुएं यानी वेश्याएं किसी दूसरे गांव से जंगल के रास्ते पैदल आ रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। राजा ने चारों नगर वधुओं को देखकर अपना घोड़ा धीमा किया और उनकी बातें सुनने के लिए पीछे पीछे चलने लगा। चारों नगर वधु आपस में बातें कर रही थीं। उनमें से एक बोली, बहनों, खाने में यानी भोजन में बड़ा मज़ा है। इसके बाद दूसरी बोली, नहीं बहनों, शौक मौज में अधिक मज़ा है। तो इसके बाद तीसरी ने जवाब दिया, अरे नहीं बहनों, इश्क में सबसे बड़ा मज़ा है। इसके बाद चौथी कहाँ चुप रहने वाली थी, वह भी बोली, अरे तुम तो बकवास कर रही हो, सबसे अधिक मज़ा है झूठ बोलने में। पीछे पीछे चलता राजा चंद्रवीर सिंह चारों नगर वधुओं की बातें सुन रहा था। उस वक्त राजा ने कुछ नहीं कहा और अपने महल आ गया। नगर वधु भी अपने घर चली गईं। अगले दिन सुबह राजा ने अपनी कचहरी में अपने सिपाहियों के द्वारा चारों नगर वधुओं को बुलवाया। तो नगर वधुएं बोली, महाराज, हमसे क्या अपराध हो गया जो हमें आपने बुलवाया? इतना सुनते ही राजा बोला, नहीं, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, बल्कि कल रास्ते में तुम अपने घर लौटते समय जो बातें कर रही थीं, हम उन बातों का मायना चाहते हैं, मतलब अर्थ चाहते हैं। एक एक करके आप सभी अपनी अपनी बात का मतलब समझाइए। इस पर पहली ने जवाब दिया, ठीक है महाराज, तो सुनिए, मैंने कहा था कि खाने में बड़ा मज़ा है। तो महाराज, खाना अगर स्वादिष्ट हो तो मज़ा देता ही है। ठीक है, राजा ने कहा। इसके बाद दूसरी बोली, महाराज, मैंने कहा था कि शौक मौज में बड़ा मज़ा है। तो महाराज, इसका अर्थ यह है कि अगर हम कहीं आते जाते समय अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छी वेशभूषा बनाकर जाएंगे तो सभी पसंद करेंगे, खुद भी हर्षित होंगे। ठीक है, राजा ने कहा। इसके बाद तीसरी का नंबर आया तो वह बोली, महाराज, मैंने कहा था कि इश्क में बड़ा मज़ा है। तो महाराज, यह इश्क ना होता तो संसार भी ना होता। ये भी ठीक है, राजा ने कहा। इसके बाद जब चौथी नीनाबाई का नंबर आया तो वह बोली, महाराज, मैंने कहा था कि सबसे अधिक मज़ा झूठ में है। झूठ में? कैसे, बताओ तो ज़रा। इस पर नीनाबाई बोली, महाराज, इस बात को साबित करने के लिए मुझे 1 हफ्ते का समय चाहिए। इसका जवाब मैं आपको 1 हफ्ते में दूंगी। राजा बोला, ठीक है, हमने तुम्हें 1 हफ्ते का समय दिया। इसके बाद 1 हफ्ते का समय पूरा हुआ तो राजा ने नीनाबाई को समय से उपस्थित होने के वास्ते अपने एक सिपाही को भेजा। नगर वधु अपने घर की 4 दीवारी में बिस्तर पर चादर ओढ़कर लेटे हुए थी। दरवाजे पर पहुंचकर सिपाही ने दस्तक दी और बोला, नीनाबाई घर में हैं क्या? हाँ हैं, नीनाबाई बोली। आपको राजा साहब ने याद किया है? तो नीनाबाई बोली, महाराज से कहना कि मेरी गोद में कन्हैया जी सिर रख कर सो रहे हैं, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकती। कन्हैया जी जब जाग जाएंगे तभी मैं आ जाऊंगी। इतना सुनते ही सिपाही दरवाजे से लौट गया और राजा को जैसा नीनाबाई ने बोला था वैसा ही जाकर बोल दिया। राजा के 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद नीनाबाई का आगमन नहीं हुआ तो राजा ने दूसरा सिपाही भेजा। पहले सिपाही की भांति दूसरे सिपाही को भी नीनाबाई ने वही शब्द दोहराते हुए वापस भेज दिया। राजा के फिर 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद नीनाबाई का आगमन नहीं हुआ तो राजा ने फिर अपने तीसरे सिपाही को भेजा और नीनाबाई ने वही शब्द फिर से दोहराते हुए उसे भी वापस भेज दिया। इस पर राजा का सब्र का बांध टूट गया और बोला, रात से सुबह हो गई, सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक नीनाबाई के कन्हैया की नींद नहीं खुली। अब हम स्वयं जाएंगे। तो राजा अपने सिपाहियों के साथ नीनाबाई के कोठे की तरफ चल दिया और नीनाबाई के दरवाजे पर पहुंचकर सिपाही ने नीनाबाई को आवाज़ दी और कहा, नीनाबाई, तुम्हारे कन्हैया को देखने महाराज स्वयं चल कर आए हैं और तुम्हारे कन्हैया के दर्शन करना चाहते हैं। इतना सुनते ही नीनाबाई बिस्तर पर पालती मार के चादर ओढ़कर बैठ गई और बोली, मेरे कन्हैया के दर्शन करने महाराज स्वयं चल कर आए हैं तो ठीक है, जो भी मेरे कन्हैया के दर्शन करना चाहता है कर सकता है, लेकिन मेरे कन्हैया के दर्शन उसी व्यक्ति को होंगे जो एक बाप से पैदा होगा। इतना सुनते ही
राजा ने अपने एक सिपाही को अंदर भेजा और सिपाही नीनाबाई के कमरे में जाकर इधर उधर झांकने लगा, लेकिन कन्हैया रूपी कोई तस्वीर भी नज़र नहीं आई। तो सिपाही सोचने लगा कि शायद मैं एक बाप का नहीं हूँ, इसीलिए मुझे दर्शन नहीं मिले, लेकिन इस बात को मैं बाहर जाकर नहीं कह सकता। ऐसा सोचते हुए सिपाही नीनाबाई के कमरे से जैसे ही बाहर निकला, राजा ने पूछा, क्या कन्हैया जी के दर्शन हुए? तो सिपाही ने झूठ बोल दिया और कहा, हाँ महाराज, बहुत अच्छी तरह दर्शन हो गए। इसके बाद राजा ने दूसरे सिपाही को भेजा और पहले सिपाही की तरह दूसरे सिपाही ने भी झूठ बोल दिया और बोला, महाराज, कन्हैया जी की तो छवि ऐसी निराली है जिसे मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दूसरे सिपाही की बात सुनकर राजा को अपने सिपाहियों पर यकीन हो जाता है और अंदर जाकर कन्हैया जी के दर्शन करने का निश्चय कर लेता है। जिस तरह अंदर जाकर सिपाही इधर उधर झांके थे, वैसे ही राजा भी कमरे में इधर उधर झांकने लगा। अंदर क्या था? अंदर राजा को कन्हैया जी की परछाई भी देखने को नहीं मिली। राजा सोचने लगा, दोनों सिपाही तो असली बाप के थे जो उन्हें दर्शन हो गए, शायद मैं नहीं, इसीलिए मुझे कन्हैया जी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन मुझे राजा होने के नाते मैं इस बात को नहीं कह सकता। ऐसा सोचते हुए राजा नीनाबाई के कमरे से बाहर आ गया। राजा के बाहर आते ही सिपाहियों ने पूछा कि महाराज, क्या आपको दर्शन हो गए? तो राजा बोला, हाँ भाइयों, मुझे भी तुमसे अधिक अच्छी तरह और मार्मिक ढंग से दर्शन हुए हैं। अंदर कमरे में बैठी नीनाबाई सभी की बातें सुन रही थी। राजा के दर्शन करने के सवाल पर राजा ने हाँ में जवाब दिया तो नीनाबाई बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर आ गई और राजा से बोली, महाराज, अब तो आपको मेरा जवाब मिल चुका है, आप समझे या नहीं? तो राजा बोला, नीनाबाई, हम कुछ समझे नहीं। इस पर नीनाबाई बोली, महाराज, आप कसम खाकर बताइए, क्या आपने वाकई कन्हैया जी के दर्शन किए? आप राजा होकर झूठ बोलने का मज़ा ले सकते हैं, तो एक आम आदमी का फिर क्या कहना? झूठ बोलने में मज़ा है कि नहीं? यही मैंने कहा था कि झूठ बोलने में बड़ा मज़ा। राजा नीनाबाई के जवाब से संतुष्ट हो गया और राजा ने चारों नगर वधुओं को उचित इनाम देकर पुरस्कृत किया और चारों नगर वधु खुशी खुशी अपने घर लौट गईं। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करने की कृपा जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।